नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लगातार घट रहा कांग्रेस का जनाधार, कमजोर रणनीति और गुटबाजी के कारण दांव पर लगी कांग्रेस की प्रतिष्ठा। सवाल, फिर कैसे मजबूत होगा हाथ। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्री विशाल के कपाट। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल जारी। अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता की व्यवस्था पर उठे सवाल। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी हो रहे बेहोश। और राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में महिला सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। सीसीटीवी कैमरों से लैस हुआ पलटन बाजार। पिंक बूथ की भी बढ़ेगी संख्या। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी कैसे होगी, सियासी गलियारों में ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। और उसकी वजह है प्रदेश में होने वाले चुनाव। 2017 से लेकर अब तक का कोई भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाए है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर निकाय चुनाव। इन सभी चुनाव के जो परिणाम देखे उसमें कांग्रेस का भविष्य जो है वो सवालों के घेरे में है। क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड में कैसे होगी कांग्रेस की वापसी। चुनावी परिणामों ने सबको किया हैरान। खत्म होता जा रहा कांग्रेस का जनाधार। आखिर कांग्रेस कैसे मजबूत करेगी हाथ। उत्तराखंड में कांग्रेस का सियासी कद लगातार घटता जा रहा है और उसकी वजह है चुनावों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन और पार्टी की गुटबाजी। उत्तराखंड कांग्रेस में 2016 से शुरू हुई टूट-फूट आज तक जारी है। हालांकि कुछ नेता लौटे जरूर, लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वालों की संख्या लौटने वालों की संख्या में कहीं ज्यादा रही, जिसका नतीजा ये रहा कि आज कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दरअसल 2016 में हरीश रावत सरकार में हुई बगावत के बाद से कांग्रेस आज तक सियासी फील्ड में अपने पैर नहीं जमा पाई। यही कारण है कि 2017 से लेकर आज तक प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा या निकाय चुनाव, इन चुनावों में लगातार कांग्रेस का जनाधार घटता गया। और आज नौबत ये आ गई है कि कांग्रेस का जनाधार कैसे लौटेगा, ये सवाल सबके जहन में है। चलिए सिलसिलेवार आपको समझाते हैं कि प्रदेश में हुए चुनावों में कांग्रेस का कब कैसे क्या प्रदर्शन रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 32 विधानसभा सीटों के साथ जीत हासिल की। 2012 में 32 कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2012 में कांग्रेस को बीएसपी के 3, यूकेडी के 1 और 3 निर्दलियों का समर्थन भी मिला और कांग्रेस ने इनके बलबूते पर अपनी सरकार बनाई। 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 31 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इस दौरान हरीश रावत को 42 विधायकों का साथ मिला। हालांकि 2016 में कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरदा के खिलाफ बगावत की। इस बगावत ने कांग्रेस के सियासी जनाधार के खत्म होने की पटकथा मानो लिखनी शुरू कर दी थी। यही वजह रही कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आई तो कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2017 में कांग्रेस के 11 विधायक थे और बीजेपी के 57 विधायक थे। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की और इस बार कांग्रेस के 19 विधायक चुने गए। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और यही वजह रही कि 2014, 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस उत्तराखंड में लोकसभा की एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। 2025 में हुए निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। निकाय चुनाव में मेयर की 11 सीटों में से कांग्रेस एक भी मेयर सीट नहीं निकाल पाई। ये आंकड़े इस बात का गवाह है कि कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट न सिर्फ कमजोर बल्कि मौजूदा सियासत के लिहाज से अब अपडेट भी नहीं है। कांग्रेस का संगठन भी लगातार कमजोर होता गया। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2027 की राह और भी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है।
हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड कांग्रेस राज्य में अपनी सियासी नींव को मजबूत करने की जुगत में लगी है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी पार्टी के लिए दीमक का काम कर रही है, जो कांग्रेस को भीतर ही भीतर खोखला करती नजर आ रही है और इसका सीधा असर चुनावी परिणाम पर देखने को मिलता है। और हर बार की तरह ही विपक्ष लास्ट में हार पर मंथन की बात करता है। नहीं, देखिए सही बात है कि जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव पराजित होता है तो फिर उसमें कार्यकर्ता थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम इस राज्य के अंदर बद्रीनाथ भी जीते, हम मंगलौर भी जीते, तो ऐसा नहीं है कि स्थिति बिल्कुल एकदम से जो है बीजेपी के पक्ष में है। और अगर इस चुनाव को भी हम बारीकी से अध्ययन करें, देखें, तो बीजेपी के पक्ष में सुस्पष्ट जो है जनादेश नहीं है, खंडित जनादेश है। जो विपक्ष में वोट का बिखराव हुआ है, अगर उसको आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बिल्कुल जो है वॉकओवर मिला है। हम बैठेंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे, तदनुसार आगे की रणनीति बनाएंगे। 27 महत्वपूर्ण है और हम सब चाहते हैं कि 27 में कांग्रेस की वापसी हो। वहीं हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में गए मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस के 5 नेताओं ने कांग्रेस को डुबाने का काम किया है और लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को आज उन नेताओं का श्राप लग रहा है जो पार्टी छोड़कर गए हैं। कांग्रेस की इससे भी और बड़ी दुर्गति होगी आने वाले समय में, इससे भी और बड़ी दुर्गति होगी। पार्टी रसातल में जा रही है। जब तक ये 5 बड़े नेता जो टिकट बेचने का काम करते हैं, अपने की बात करते हैं, अपने चमचों को टिकट देने की बात करते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े, मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी आप भी जानते हैं। जब मेरे जैसा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ सकता है तो इस पार्टी की दुर्गति और नहीं हो क्या? हम जैसे लोगों का इनको श्राप लगेगा, इन नेताओं को श्राप लगेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो अपने कुनबे को भी मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी उत्तराखंड में कोई चुनाव आता है तो सबसे पहले कांग्रेस में टूट-फूट दिखाई देती है। इतना ही नहीं, पार्टी को अपनी रणनीति पर भी काम करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा, पार्टी में गुटबाजी खत्म कर एकजुटता लानी होगी। और अगर कांग्रेस इन चीजों को करने में कामयाब होती है तो शायद कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएगी। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अब विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने जहां जेल जाकर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने देहरादून में आकर बता दें कि विधायक उमेश कुमार से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच जो विवाद उठा है उसे जल्द खत्म कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही पंचायत को बुलाया जाएगा। उधर विधायक उमेश कुमार इस फैसले से राजी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के सभ्य समाज के सारे लोग वहाँ पे भी थे और जेल में भी हम गए थे, चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आई विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा, सवाल दोनों का एक है। टिकैत जी हमारे सर्व समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने सर्व समाज के साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय विचारणीय है। हमने अभी उस निर्णय पर हाँ की है। बाकी ये तय हुआ है कि क्योंकि लड़ाई 2 बिरादरियों के बीच में हो गई थी, जब तक दोनों बिरादरी के लोग नहीं बैठेंगे तब तक इसका फैसला संभव है नहीं। उधर गदरपुर में आम बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि जहां सत्ता पक्ष बजट की तारीफ कर रहा है तो वहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बजट को लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहूँगा। कितना लोगों के फायदे के लिए, किसानों के लाभ के लिए जो इतना सुंदर बजट मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने दिया, क्योंकि आज नहीं काफी समय से डिमांड थी कि जो मध्यम वर्ग लोग हैं जिनकी आय लगभग 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11-12 लाख रुपए थी, उनका अच्छा खासा पैसा एक टैक्स के लिए जाता था।
तो उनकी एक मांग थी कि टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए ताकि हम उस जो इनकम टैक्स देना है उससे राहत मिल सके। ये जो बजट इस बार का आया है, वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बजट लाए हैं, ये ना तो गरीबों को लेके है और ना हम मध्यम वर्ग के लिए है। इस बजट में ना महंगाई कम हुआ है, बेरोजगारी कम हुए हैं, हर तक किसानों को कुछ नहीं मिला है, महिलाओं को कुछ नहीं मिला है। केवल ये लोग जो कह रहे हैं 12 लाख में टैक्स फ्री है, 12 लाख किसी का इनकम है? उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हुआ। बताया जा रहा है कि ग्रीष्म काल के लिए 4 मई 2025 को सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ बाबा बद्री विशाल के कपाट को खोला जाएगा। इसके साथ ही ये भी बता दें कि 22 तारीख से यानी कि 22 अप्रैल से तेल पिरोई की जो रस्म है वो भी शुरू होगी। हर्ष हो रहा है कि इस साल 2025 में श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 तारीख मई 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। और अनादिकाल से ये परंपरा बनी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन राज दरबार में जो हमारी टिहरी रियासत के राजा हैं वो अपनी श्रीमुख से बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की घोषणा करते हैं। तो आज पंचांग गणना के अनुसार महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हो रही योगासन प्रतियोगिता पर सवाल उठ रहा है। दरअसल प्रतियोगिता के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स एकेडमी में बनाए गए पंडाल को लेकर भारत योगासन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पंडाल के अंदर वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है, जिस वजह से करीब 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदित सेठ की माने तो खिलाड़ी योगासन के मैनेजमेंट को लेकर संतुष्ट नहीं है। ये जो पूरा यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करा है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज ये टेम्परेरी अरीना है। यहाँ पे हीटिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जो भी है मतलब एक शादी का टेंट होता है ऐसे बना के, फिर उत्तराखंड के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होना चाहिए, इंडोर एरिनाज बनने चाहिए, उसकी यूटिलाइज होनी चाहिए, जो COEs बनने चाहिए, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनने चाहिए। नेशनल गेम्स उसको प्रमोट करने के लिए होता है, एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर से नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है नहीं कि ये बड़े तौर से हम कर सकते थे। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर दून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। SP सिटी प्रमोद कुमार का कहना है कि जिले में खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ ही यातायात व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन को संपन्न कराने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमारे जो नेशनल गेम्स है, 38वें नेशनल गेम्स है, वो अपने उत्तराखंड प्रदेश के तकरीबन 6-7 जिलों में जो है वो सुचारू रूप से सभी जगह और व्यवस्थित रूप से वो शुरुआत हो गए हैं। विभिन्न जो प्रतियोगी हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनका भी आवागमन अपना हो चुका है और संबंधित अपनी अपनी जगह पे उनका जो प्रवास है तो वहाँ पे हो चुका है। उनके जो आने और जाने की व्यवस्था है तो वहाँ पर जो हमारी ट्रैफिक ड्यूटियाँ हैं वो भी सुचारू रूप से वो भी लगा दी गई हैं। और जो भी उनका व्हीकल है, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे बस हो, चाहे 4 व्हीलर है, तो उसके संबंध में सारी सूचना जो है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से वो भी एकत्रित की जा रही है। उधर ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात जय बलूनी ने बताया कि आरोपी ने ऋषिकेश में एक महिला को मौत के घाट उतारा था और वो तब से फरार था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को चेकिंग के दौरान रोका गया, तब उसने पुलिस पर फायर झोंका। उनके मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या, लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज है। ये कल जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति जो था इसमें यहाँ पर ऋषिकेश की ओर आ रहा था, संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और इसने पुलिस पे फायर भी झोंका था, तो जवाबी फायरिंग में फिर ये घायल हुआ है। पूछताछ में जो सारी चीज़ें आई हैं, एक पुराना जो शव था जो हमें मिला था 19 तारीख को, 19 जनवरी को, उससे संबंधित पाया गया।
वहीं उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि साल 2015 से उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, जबकि इस मामले में उच्च न्यायालय भी उनके पक्ष में फैसला सुना चुका है। बावजूद इसके सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रदेश के जो वर्ष 2001 में जो शिक्षा मित्र रखे गए, उनका सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2015 में समायोजन हुआ। ऐसे शिक्षक जो सभी शिक्षक बनने की सेवा नियमावली की शर्तों को पूरा करते थे, जो शिक्षक बनने के पूर्ण पात्र थे, ऐसे लोगों का समायोजन हुआ है। परंतु उस समय कुछ लोगों की टीईटी पास नहीं थी। उससे 16 और 16 से 17 2 वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि हमको 2 वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उधर दिनेशपुर में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी के पर्व को मनाया गया। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि बसंत ऋतु के साथ ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है। इस दिन जहां विद्यालयों में सरस्वती की पूजा की जाती है, तो वहीं महिलाएं पीले वस्त्र धारण करती है। उधर टिहरी जिले में भी बालगंगा घाटी पे बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। हमारे ये जो आरगढ़ गोंडगढ़ बसंत पंचमी मेला है, ये बहुत पुरानी मेला है। इसमें हमारे बहुत लोगों का, बहुत पुराने लोगों का बहुत सहयोग रहा और उनके ही आशीर्वाद से ये मेला आज तक चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और सभी से मेरी अपेक्षा रहेगी कि अगर वो साल मां सरस्वती जी के प्रांगण में आए हैं तो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करके जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस में। नमस्कार। उत्तराखंड में लगातार घट रहा कांग्रेस का जनाधार, कमजोर रणनीति और गुटबाजी के कारण दांव पर लगी कांग्रेस की प्रतिष्ठा। सवाल, फिर कैसे मजबूत होगा हाथ। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्री विशाल के कपाट। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल जारी। अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता की व्यवस्था पर उठे सवाल। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी हो रहे बेहोश। और राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में महिला सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। सीसीटीवी कैमरों से लैस हुआ पलटन बाजार। पिंक बूथ की भी बढ़ेगी संख्या।